ओके। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा इतिहास के बारे में, अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में हमने अपनी अपनी बातें शेयर की। एंड हाँ जी, तो कल हमने पढ़ा था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कौन सी सन में हमें क्या बताया और इतिहास को कितने हिस्सों में डिवाइडेशन किया। ये सारी चीजें हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं पाषाण काल। और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, पाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल। इस तरीके से हमने 3 हिस्सों में पाषाण काल को डिवाइडेशन किया था। तो आज हम पाषाण काल को ही देखेंगे, हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। चलिए आज हम पढ़ते हैं फिर पाषाण काल। पाषाण काल, तो सभी बच्चे वॉच केयरफुली, ओके ऑल स्टूडेंट्स। तो देखें, एक एक बात को बस ध्यान से समझते जाना और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का पूरा पूरा क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की उस प्रॉब्लम को भी क्लियर करूंगा, ठीक। तो चलिए पाषाण काल। तो पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आदि मानव से पहले का काल माना जाता है, आदि मानव से पहले का काल माना जाता है, इसीलिए इसको हम पाषाण काल बोलते हैं। और पाषाण काल को भैया 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से हिस्सों में? 3 हिस्सों में। तो जरा ध्यान से देखेंगे। और आज तो हम इतनी इंपोर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो बनने के लिए जा रही है और इतनी इंपोर्टेंट चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ कि हम पाषाण काल को बताएंगे कि कितने हिस्सों में इसको बांटा गया और इसके क्या क्या टाइमिंग थी, कौन सा टाइमिंग कितने टाइम की थी, कितने वर्षों का इनमें टाइम लगा। तो चलो देखते हैं फिर पाषाण काल का सबसे पहला पार्ट ये बेटा, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। दूसरा पार्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा पार्ट है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ध्यान से समझेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नई नई चीजों की जानकारी मिली मनुष्य को और बहुत सारी नई नई चीजें सीखी उसने और भी अपने लाइफ में कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट भी किए उसने। तो इसलिए इसको नव पाषाण काल कहा जाता है। इसको मध्य पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरा पाषाण काल में और नव मध्य पाषाण काल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। तो चलो फिर देखते हैं। पुरा पाषाण काल की टाइमिंग थी 6 लाख BC to 10,000 BC। और मध्य पाषाण काल की टाइमिंग थी 10,000 BC to 4,000 BC। और नव पाषाण काल की टाइमिंग थी 4,000 BC to 1,000 BC। वॉच केयरफुली, ओके। देखो अब बेटा पुरा पाषाण काल है ना, तो इसकी देखो टाइमिंग कितनी ज्यादा है, 6 लाख माने 6 लाख BC से लेकर
10,000 BC, और ये 10,000 से 4,000 BC, और 4,000 BC से 1,000 BC। तो जरा देखेंगे ध्यान से। अब ये देखो आप लोग देख रहे हो इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, प्रोपोर्शन का कहाँ 6 लाख। आप लोगों को एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि देखो अगर हम आफ्टर टू अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक्सपेंडेड होंगे, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आफ्टर टू अकॉर्डिंग चलेंगे तो पीछे की तरफ बैक होते चले जाएंगे। तो आप लोग भी जानते हो कि बैक काउंटिंग या फिर अल्टरनेट काउंटिंग में कम होते जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कम। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बोलूं 100, 99, 98, 97, 98, 95, 98, 4, 93, 92, 91, 90, 89, तो इस तरीके से पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं। और अगर आफ्टर में बात होती माने बाद की बात होती तो हम आगे बढ़ते जाते। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो अपना कितना चल रहा है ईयर 2022, राइट। लेकिन अगर हम बैक जाएं तो 2022 से बैक जाएंगे तो 2021, 2020, 2019, 2018, 2017। तो ये देखो पीछे की तरफ जा रहा है तो कम होता जा रहा है, नहीं हो जा रहा। तो इसी प्रकार से अल्टरनेट काउंटिंग में या अल्टरनेट टाइमिंग में तो ये चीजें कम होती जाती है। तो 6 लाख BC का आइडिया लगाया तो 6 लाख BC से लेकर 10,000 हमने और आपने आइडिया नहीं लगाया, ये साइंटिस्टों का आइडिया है जिन्होंने हिस्ट्री पे सर्चिंग की थी, ठीक है। तो 6 लाख BC से 10,000 BC, ओके। एंड मध्य पाषाण काल का भी मैं आप लोगों को बता चुका 10,000 BC से 4,000, और ये 4,000 से। तो देखो इन दोनों का टाइम पीरियड है ना बहुत ही कम। इसमें ओनली 6 इयर्स का टाइमिंग है, इसमें तो 3 इयर्स का ही टाइमिंग है, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइमिंग है। इसलिए पूरा पाषाण काल को हम भैया 3 हिस्सों में डिवाइडेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, ओके। सेकंड स्टेप पे आता है मध्य पुरा पाषाण काल। थर्ड नंबर पर आता है उच्च पुरा पाषाण काल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये मत सोचना कि सर यहाँ पे भी मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे भी मध्य, ये मत सोचो। ये अपने को समझना क्या है, अपने को ये समझना है कि सबसे पहले क्या था पाषाण काल। पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन दोनों में डिफरेंस है, ये ओनली मध्य पाषाण काल है और ये मध्य पुरा पाषाण काल है, ओके। तो अब इनकी टाइमिंग और जान लेते हैं। इसकी टाइमिंग थी सर 6 लाख BC टू माने 6 लाख BC से लेकर के कितना था 1,50,000 BC, 1,50,000 BC, ओके। हाँ भाई इसका टाइम था 1.5 लाख माने 1,50,000 BC से BC टू कितना है इतना 35,000 BC। एंड उच्च पुरा पाषाण काल का टाइमिंग था 35,000 BC टू 10,000 BC। आप लोग देख रहे होंगे निम्न पुरा पाषाण काल का टाइमिंग हो गया, मध्य पुरा पाषाण काल का टाइमिंग हो गया, उच्च पुरा पाषाण काल का टाइमिंग हो गया ना। अब भाई इनको समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं,
उन स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। अब वो कौन कौन से स्टेप है उनको भी देखो जरा, तो उन स्टेपों को समझ लेंगे ना तो ये स्टेप तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ आने लगेंगे। तो क्या क्या चेंजिंग हुई देखो, तो चलिए देखिए कुछ स्टेपों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और कौन स्टेपों को अभी समझना है। जीवन का स्वरूप, सेकंड स्टेप था राजनीतिक स्वरूप, एंड इसके बाद में फिर आएगा समाज निर्माण की प्रक्रिया, समाज निर्माण की प्रक्रिया, और इसके बाद में फिर आएगा भौगोलिक प्रसार, भौगोलिक प्रसार, आर्थिक क्रियाओं का विकास, आर्थिक क्रियाओं का विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है। प्रस्तर उपकरणों का विकास, प्रस्तर उपकरणों का विकास एवं बदलाव, हाँ जी, ये जो स्टेप है ना, जब जब टाइमिंग चेंज होगी तब तब इस स्टेपों की जरूरत पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि टाइमिंग चेंज होगी तो जीवन का स्वरूप बदलेगा, जीवन का स्वरूप बदलेगा, राजनीतिक स्वरूप बदलेगा, समाज के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, है ना। समाज के निर्माण की प्रक्रिया मतलब समाज में भी तो अलग अलग विविधता बनेंगे। भौगोलिक प्रसार, जो चारों तरफ का जो कल्चर होता है ना, वो चेंज होगा, आर्थिक क्रियाओं का विकास होगा, विज्ञान और तकनीकी प्रस्तर उपकरणों का विकास एवं बदलाव, ये चीजें हमें समझना है। हाँ, तो अब हम इनको थोड़ा तरीके से डिटेल से और जान लेते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा ही बस पेशेंस बनाए रखिए। सबसे पहले बात आती है भैया कि पूरा पाषाण काल। देखो ये तो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो गया, इसको समझना है पहले। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की खोज, पूरा पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी में की गई थी, 1863। पूरा पाषाण काल की खोज कब की गई थी? 1863। अब भाई 1863 में की गई थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना। अब भाई रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, और इन्होंने ही सबसे पहले, माने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। ये बात भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन इनसे भी पहले उस प्रागैतिहासिक चीज के बारे में, प्रागैतिहासिक शब्द के बारे में किसने जाना? डेनियल विल्सन ने जाना था। क्यों? क्योंकि डेनियल विल्सन के फैक्ट
के बेसिस पे ही रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के, कहा, तमिलनाडु में मद्रास पड़ता है, वहां के पुलवरम नामक स्थान पे खुदाई करवाई। अब भाई पुलवरम नामक स्थान पे खुदाई करवाई तो वहां पर उन्हें एक हस्त कुठार मिला। हस्त कुठार जानते हो? हस्त कुठार होता है हाथ की बनी कुल्हाड़ी, हाथ की बनी कुल्हाड़ी। तो वहां की इस संस्कृति को उस टाइम पे मद्रासी संस्कृति बोला जाता था। अब एक साइंटिस्ट और थे सर, बीएस गुहा इतिहासकार। तो साइंटिस्ट का नाम जान लो, क्या नाम था? बीएस गुहा इतिहासकार। हिस्टोरियन बोलते हैं इतिहासकार को, ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन, हिस्टोरियन। तो बीएस गुहा इतिहासकार ने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य की प्रजातियां थी ना, वो 6 टाइप की थी। कितने टाइप की थी वे सर? 6 टाइप की, माने 6 टाइप्स की। अब कौन कौन से थे? देखो, एक तो पहला नंबर था निग्रिडो मानव। निग्रिडो मानव का क्या करता था? निग्रिडो मानव की ये इंडिकेशन थी बेटा कि वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। गर्भाधान की मान्यता थी, माने जो गर्भवती स्त्री होती थी ना, उसकी तरीके से केयर करना और उससे कुछ भी फैमिली वर्क न करवाना। ओके। और इन लोगों में धनुष बाण चलाने की भी निपुणता रहती थी। तो ऐसे लोगों को क्या नाम दिया गया था? निग्रिडो मानव। क्या नाम दिया गया था स्टूडेंट्स? निग्रिडो मानव। दूसरा टाइम था, दूसरा नंबर वो है प्रोटो अब्दुलॉइड। प्रोटो अब्दुलॉइड, ये लोग क्या करते थे? इन लोगों को आधुनिक निषाद कहा जाता है। आधुनिक निषाद, जिस तरीके से जैसे मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं ना आदिवासियों की तरह, तो सेम टू सेम उनकी लैंग्वेज और उनकी बोली सेम टू सेम उनके जैसी ही थी, इसलिए उनको प्रोटो अब्दुलॉइड कहा जाता है। ठीक है, प्रोटो अब्दुलॉइड। तीसरे नंबर पर आता है मंगोलॉइड। क्या ना बोला था? मंगोलॉइड। और फोर्थ नंबर पर आता है भूमध्य सागरी प्रजाति। इनको नौ परिवहनों में, माने जो नौ परिवहन के साधन होते हैं उनमें इनको रुचि थी। इनको व्यापार करने में भी काफी दिलचस्पी थी। एंड नगरों का निर्माण और कृषि व्यवस्था भी इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। समझ वाले ना बात मेरी? और लास्ट में बात आती है नार्दिक। नार्दिक जो मानव थे ना, उनको हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, जिन्हें आर्यों के प्रतिनिधि यानी कि आर्यों के परदादा कहा जाता है। ओके। और इसके बाद में हमें और भी समझना है। तो देखो, कोतवार का पठार था वहीं पे। कोतवार के पठार में डीएन वाड़िया नामक साइंटिस्ट ने, डीएन वाड़िया नामक हिस्टोरियन इतिहासकार ने बेटा खुदाई करवाई। तो वहां पे अनेक प्रकार के साक्ष्य मिले और डीएन वाड़िया को ही सोन घाटी का पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सोन घाटी के बारे में डीएन वाड़िया ने खुदाई करवाई और उन्होंने ही बताया था सोन घाटी के बारे में लोगों को, इसलिए उनको सोन घाटी का पितामह कहा जाता है। आप लोगों के लिए एक बेस्ट इंपोर्टेंट चीज सीखने के लिए जा रहे हैं कि किस किस चीजों का यूज हुआ, वो और देख लो जरा। कौन कौन सी टाइमिंग में कैसी कैसी चीजों का यूज हुआ, वो और देखो जरा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। सॉरी, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया हो। नोट ना कर पाया हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। ओके। चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा टेबल बना लेता हूं। ये है निम्न पुरापाषाण काल,
पूरा पाषाण काल। आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आप लोगों के जो भी फ्रेंड हो उनको भी जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से। मध्य पुरा पाषाण काल, अगला आता है उच्च पुरा पाषाण काल। और इधर की बात आती है मुख्य परिवर्तन। ध्यान से देखेंगे तो भाई प्रस्तर, प्रस्तर में को क्या क्या था? प्रस्तर पहले पत्थर को बोला जाता था, ठीक है, और पत्थर का ही पर्यायवाची होता है प्रस्तर। तो प्रस्तर किस किस टाइप के थे? ये था क्वाड्राइट, क्वाड्राइट। इसका कब इस्तेमाल किया? निम्न पुरा पाषाण काल में। समझ में आई ना बात? और इसमें 3 तरह के पत्थर थे, क्वाड्राइट, फ्लिंट, क्वाड्राइट, फ्लिंट, और एक और था जिसको अपन बोलते हैं जेस्पर। ये 3 टाइप के पत्थर थे उस टाइम पे। कब इनकी कब सर्चिंग हुई? मध्य पुरा पाषाण काल में। आर ओके? और इसमें भी एक नई चीज का मिलेगी हमें, क्वाड्राइट। ये तो पहले से ही थे, है ना, क्योंकि इनकी सर्चिंग पहले ही हो चुकी है। क्वाड्राइट, फ्लिंट, जेस्पर, और डियर स्टूडेंट्स एक और था, उस प्रस्तर का नाम है कैल्सिडोनी। कैल्सिडोनी, ठीक है। देखो चेंजिंग हुई ना, प्रस्तर में चेंजिंग हुई। सबसे पहले क्वाड्राइट का, दूसरे नंबर पे मध्य पुरा पाषाण काल में क्या मिला हमें? क्वाड्राइट, फ्लिंट और जेस्पर। और उच्च पुरा पाषाण काल में क्या मिला? क्वाड्राइट, फ्लिंट, जेस्पर और कैल्सिडोनी। ओके, इसके बाद फिर चलते हैं बनावट। बनावट में क्या क्या हुआ सर? देखिए बनावट में मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में खास डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो इसमें यूज हो चुका था ना निम्न पुरा पाषाण काल में, उनको हम जरूर जानेंगे। तो वो थी इंडेक्स, सॉरी, आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इतना गहराई से आप लोगों को हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो मैं आप लोगों को डाटा दे रहा हूँ ना, वो यूपीएससी स्टैंडर्ड का है। तो आप लोग भी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वही स्टूडेंट इसको ज्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये चीजें यूपीएससी में पूछी जाती हैं। मेंस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। ओके, इसके बाद में आएगा इंडेक्स, इंडेक्स के बाद में आएगा ब्यूरिन, ब्यूरिन, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, ब्लेड, फेब्रल कोड। अब इसके बारे में जान लो सर क्या है।
ये क्या थी, उपकरणों की बनावट थी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उपकरणों की बनावट, जैसे जैसे उनमें चेंजिंग होती गई वैसे वैसे उनको नाम दिया गया, है ना। हैंडेक्स, हैंडेक्स क्या था, ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। हैंडेक्स था हाथ की बनी कुदाड़ी, हाथ की बनी कुल्हाड़ी। और उसके बाद में ब्यूरिन, चॉपर चॉपिंग ब्लेड एंड पेपरल, ये सारे उपकरणों में जैसे जैसे बनावट की गई वैसे वैसे इन चीजों को बना दिया गया। हाँ एक चीज और जान लो जरा, ब्लेड भी आप लोग यूज करते ही हो, है ना, हथियार के मामले में। और पेपरल कोड भी होते हैं, पेपरल कोड नई तरह की टेक्निकल होती हैं, मतलब प्राचीन टेक्निकल है, सॉरी। तो इनके बारे में भी हमें जानना है, लेकिन इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डिटेल से समझेंगे। आज हम हैंडेक्स बता ही चुका हूँ। और ब्यूरिन भी एक तरीके का मैं बताऊं, जैसे आप लोग आदिमानव पहले हड्डियों का इस्तेमाल करते थे ना, हड्डियों का, तो हड्डियों को वो जानवरों के मारने के लिए और भी अन्य तरीके के कामों के लिए यूज करते थे, उनको ब्यूरिन बोला जाता था, ठीक है। चॉपर चॉपिंग में होती है स्ट्रैंड, खंडक। खंडक क्या चीज होती है, जैसे कभी किसी बड़े जानवर को मारना है ना, तो ये लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर उन्हें, जमीन के अंदर गड्ढा खोद देते थे और उसे ऊपर छोटी मोटी चीजों से पाट देते थे। जैसे ही वो क्या बोलते हैं, जंगली जानवर उसके ऊपर से गुजरते थे और उसमें वो फंस जाते थे और आसानी से आदिमानव उसका शिकार कर लेते थे। तो ये भी एक उपकरण की श्रेणी में आता है, जिसको क्या बोला जाता है, चॉपर चॉपिंग, कंदक या फिर कंडक भी बोल सकते हैं इसको, ओके। चलिए इसके बाद में फिर हम जाने ग्रामीण संस्कृति के बारे में। ग्रामीण संस्कृति से मतलब ये है कि एक ऐसा समाज और एक ऐसी संस्कृति जिस जो लोगों की आर्थिक जिंदगी में, आर्थिक जीवन में अत्यधिक काम आए। तो लोगों ने उस टाइम पे समाज निर्माण किया, समाज निर्माण होगा तो समूह बनेंगे, है ना, ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड साहचर्य की भावना। साहचर्य की भावना होती है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बांधने की भावना, ठीक है। साहचर्य की भावना, सामाजिक परिवेश का विकास, ये सारी चीजें ग्रामीण विकास में होना स्वाभाविक थी। और इसके बाद में आप लोगों से ज्यादा टाइम लूंगा, ओनली 10 मिनट्स और लूंगा बस। एक चीज और सुनो, ये चीज तो हम सीख ही चुके हैं, लोहदा नाला, ये भी एक स्थल का नाम है, लोहदा नाला। इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हिस्टोरियन ने खुदाई करवाई, तो यहाँ पे तो सर बहुत सारी चीजें मिली, इसलिए इसको जरा समझ के, ये फ्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे अस्थि निर्मित मूर्ति मिली। अस्थि निर्मित का मतलब होता है सर हड्डियों की बनी हुई मूर्ति, है ना, और हड्डियों की बनी हुई मूर्ति। अब हड्डियों की बनी हुई मूर्ति, तो यहाँ पे धर्म का विकास हुआ क्योंकि अंधविश्वास फैलेगा, है ना। किसका विकास हुआ बेटा, धर्म का। और नई अलग अलग तकनीकों का विकास हुआ, क्यों, क्योंकि उस टाइम तक मनुष्य का माइंड काम करने लगा था और अलग अलग उपकरणों को वो अलग अलग तरीके से यूज करना भी सीख चुके थे, जिसे हम तकनीक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चित्रकारी प्रमाण भी थे। चित्रकारी प्रमाण कौन कौन से चित्र मिले, उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में जानेंगे। और अलग अलग उपकरणों में परिवर्तन भी मिले, उपकरणों में परिवर्तन, है ना। ओके, उपकरण परिवर्तन। अब इधर की तरफ देखो भैया, धर्म बनेगा तो फिर तो तमाम तरह की चीजें बनने जा रही हैं, तो इसलिए इनको जरा ध्यान से लेंगे। धर्म बनेगा तो कला का विकास हुआ। काय का विकास हुआ, कला। क्यों, क्योंकि कला का विकास इसलिए
क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिना कला के तो धर्म जिंदा ही नहीं रहेगा, लोग याद कैसे रखेंगे चीजों को, है ना। तो उसके लिए कला का निर्माण हुआ, और कला के साथ साथ कर्मकांड का भी निर्माण हुआ। जैसे लोग मर जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग पिंडदान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये सारी चीजों का भी निर्माण हुआ उस टाइम पे। तो इसमें भी देखेंगे कला में चित्र, वास्तुकला, वास्तुकला बिल्डिंग टू रिलेटेड होता है, माने अपन मकान बनवाते हैं, भवन बनवाते हैं ना, तो उसके लिए वास्तुकला कि किस तरीके से हमें मकान का कहाँ पे अपने को एंट्री डोर करना है, कहाँ पे आउट डोर करना है, ये सारी चीजें अपने को जानना है। तो ये सब वास्तुकला के अकॉर्डिंग सीख लेंगे। एंड मूर्तिकला ये हो गया, और सेकंड नंबर पे आएगा मूर्तिकला। और मूर्तिकला के बाद में फिर समझेंगे चित्रकला, और फिर एक चीज और लास्ट में जाके समूह निर्माण, समूह निर्माण, है ना, समूह निर्माण। एक चीज और समझ रहा, वास्तुकला को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्टर भी बोलते हैं, आर्किटेक्टर। बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आप लोगों को अभी अटपटे लग रहे होंगे, बट सीखना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, है ना। आर्किटेक्टर क्या है, आर्किटेक्टर सर एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का वर्ड है जो कि टेक्टन शब्द से बना हुआ है ना। टेक्टन शब्द से बना हुआ है। इसका मीन्स होता है बेटा, इसका अर्थ क्या होता है, निर्माण कार्य। ठीक है, और भी है चौपानी मांडो, एक तो हो गया लोधा नाला। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं चौपानी मांडो। ये भी एक स्थल है उसी का, चौपानी मांडो। इसको भी जरा समझ लो। चौपानी मांडो में हमें दो चीज मिली, चौपानी मांडो क्या चीज मिली, दो। वो कौन कौन सी थी, मृद भांड, मिट्टी के, मिट्टी के मृद भांड। अरे सर ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो आप लोग भी अपने घर परिवार में या खेत में कहीं पर भी आप लोग खुदाई करोगे ना, तो ये तो मिट्टी के मटके मिलते ही रहते हैं, क्योंकि मानव जिएगा तो पानी तो पिएगा ही, है ना। तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तो नहीं होना है। एक चीज और जानो, जानने लायक चीजें हैं, चौपानी मांडो में 14 झोंपड़ों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले चौपानी मांडो 14 झोंपड़ों की जानकारी मिली, 14 झोंपड़। अब बेटे 14 झोंपड़ों की जानकारी मिली, तो देखो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, अब भाई झोंपड़ों की जानकारी मिली तो सिंपल सी बात है कि वहां पे व्यक्ति तो होगा, अगर व्यक्ति नहीं होता तो झोंपड़े कहां से आते, है ना। तो व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा तो वहां पे समाज होगा, समाज होगा तो लोगों में जीने का प्रसार भी होगा, है ना। तो यहां से हमें पता चलता है कि चौपानी मांडो में एक सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक परिवर्तन थोड़ा बहुत था वहां पे। 14 झोंपड़ों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक, वहां पे हमें पशुपालन की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि व्यक्ति जिएगा तो व्यवसाय तो कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए पहले कुछ पशुओं को पशुपालन के रूप में पाला जाता था जो शाकाहारी होते थे, वरना जंगली पशुओं को कौन पालेगा, है कि नहीं। जो शाकाहारी होते थे वो। 14 झोंपड़ों की जानकारी मिली। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा टाइम और है, 1-2 मिनट का बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर बंदरगाह को बोला जाता था, जहां पे सिंधु घाटी, देखो सिंधु जो नदी थी ना वो बेटा बहुत ही बड़ी थी,
पूरे विश्व में फेमस है ये नदी, सिंधु नदी। उसी के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता बनी, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता बनी तो वहां पे 2 बंदरगाह थे। उन दोनों बंदरगाहों का नाम भी सुन लीजिए। एक बंदरगाह का नाम था दसपुर और दूसरे बंदरगाह का नाम था सुरकोतदा। सुरकोतदा, ये दोनों बंदरगाह थे। दसपुर में कोई जानवर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन सुरकोतदा में घोड़ों की जानकारी मिली है कि वहां पे लोग अपने फायदे के लिए घोड़ों को भी पालते थे, यानी कि पशुपालन की श्रेणी में घोड़े भी आते थे। घोड़ों का क्या काम था कि वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। एंड आप लोगों की किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।